नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल एडू अड्डा पर। तो आज हम करने वाले हैं सिंधु घाटी सभ्यता। देखिए, यह जो अपना यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हम इतिहास में पढ़ रहे हैं और अपने बीपीएससी में हो, चाहे वो बीपीएससी का एईडीओ का पेपर हो या फिर टीआरई 4 का पेपर हो, यानी कि मतलब किसी भी कॉम्पिटेटिव लेवल में आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इस बारे में पूरी बात कर रहे हैं, पूरी चीज पढ़ेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता में आखिर क्या क्या, इसका परिचय हम यहाँ पर जानते हैं। तो देखिए, सबसे पहली बात मैं बता दूं कि भारत का इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता से प्रारंभ होता है, जिसे हम हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, जो भारत का इतिहास है वह सिंधु घाटी सभ्यता से प्रारंभ होता है और हम हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी इसे जो है जानते हैं। इसी के साथ यह सभ्यता जो है लगभग 2500 ईस्वी पूर्व दक्षिण एशिया के पश्चिमी भाग में फैली हुई थी, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान तथा पश्चिमी भारत के नाम से जाना जाता है। आपसे सवाल पूछा जाएगा कि यह सभ्यता जो है लगभग कितने वर्ष ईस्वी पूर्व जो है किस भाग में फैली हुई थी। यहाँ 2500 ईस्वी पूर्व दक्षिण एशिया के पश्चिमी भाग में फैली हुई थी और यह वर्तमान में पाकिस्तान तथा पश्चिमी भारत के नाम से जाना जाता है। इसी के साथ आगे पढ़ते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता मिस्र, मेसोपोटामिया, भारत और चीन की 4 सबसे बड़ी प्राचीन नगरीय सभ्यताओं से भी अधिक जो है उन्नत है। जी हाँ, सबसे बड़ी प्राचीन नगरीय सभ्यताओं से भी अधिक उन्नत थी। इसी के साथ में 1920 में यहाँ पे अपना 1920 में भारतीय पुरातत्व विभाग के द्वारा किए गए सिंधु घाटी के उत्खनन से प्राप्त अवशेषों से हड़प्पा तथा मोहनजोदाड़ो जैसे 2 प्राचीन नगरों की खोज हुई थी। यह जो खोज हुई थी 1920 में, जो भारतीय पुरातत्व विभाग के द्वारा है, इन्होंने ही खोज की थी। इसी के साथ में भारतीय पुरातत्व विभाग के तत्कालीन डायरेक्टर जनरल जॉन मार्शल ने सन 1924 में सिंधु घाटी में एक नई सभ्यता की खोज की घोषणा जो है की है। इसी के साथ में आगे देखिए, यहाँ पर हड़प्पा सभ्यता के कुछ महत्वपूर्ण स्थल के बारे में हम यहाँ पर जानेंगे कि हड़प्पा सभ्यता के कुछ जो महत्वपूर्ण स्थल हैं वह कौन कौन से हैं। तो हड़प्पा जो है एक स्थल हो गया, इसकी खोजकर्ता दयाराम शाह ने 1921 में किए। और स्थिति क्या थी कि पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में मोंटगोमरी जिले में रावी नदी के तट पर जो है यह स्थित है। हड़प्पा कहाँ है? तो यह पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मोंटगोमरी जिले में रावी नदी के तट पर स्थित है। महत्वपूर्ण खोज क्या क्या हुआ इसमें? मनुष्य के शरीर की बलुआ पत्थर की बनी हुई मूर्तियां, अन्नागार और बैलगाड़ी, यह सब यहाँ पर प्राप्त हुए थे। इसी के साथ में अगला देखते हैं, मोहनजोदाड़ो, यहाँ पर मृतकों का टीला। इसके खोजकर्ता राखलदास बनर्जी 1922 में। यहाँ पर क्या, तो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के लरकाना जिले में सिंधु नदी के तट पर जो है यह स्थित है। यहाँ पर क्या क्या मिला? तो विशाल स्नानागार, अन्नागार, काश्य की नर्तकी की मूर्ति, पशुपति महादेव की मुहर, दाढ़ी वाले मनुष्य की पत्थर की मूर्ति और बुने हुए कपड़े, यह सब अवशेष जो है वहां से मिले थे। अब आगे देखिए क्या मिला। यहाँ पर सुतकांडेकर जो है अस्टिन ने खोज की थी 1929 में और यह कहाँ पर? तो पाकिस्तान के दक्षिणी पश्चिमी राज्य बलूचिस्तान में दाशत नदी के किनारे पर जो है यह स्थित है। जी हाँ, दाशत नदी के किनारे पर यह अपना स्थित है। आगे देखते हैं, हड़प्पा और बेबीलोन के बीच व्यापार का जो है यह केंद्र बिंदु था। अब आगे देखिए, यहाँ पर चन्हू-दड़ो, जी हाँ, स्थल है चन्हू-दड़ो। इसकी खोज जो है एनजी मजमूदार 1931 में की। कहाँ पर स्थित है? तो सिंधु नदी के तट पर सिंध प्रांत में स्थित है। और क्या क्या यहाँ से प्राप्त हुए अवशेष? तो मनके बनाने की दुकानें और बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के जो है पदचिन्ह, यह सब यहाँ पर प्राप्त हुए। अब आगे देखिए, आमरी करके जगह है, इसकी खोज जो है एनजी मजमूदार ने की थी 1935 में। यह 2 खोज जो है चन्हू-दड़ो और आमरी का खोज जो है एनजी मजमूदार ने की थी। एक का खोज 1931 में और दूसरा खोज 1935 में किया।
यह भी सिंधु नदी के तट पर स्थित है। यहाँ पर क्या मिले तो हिरण के साक्ष्य जो है यहाँ पर मिले हैं। हम आगे देखते हैं, कालीबंगन खोज किसने, तो घोष ने 1953 में की थी। राजस्थान में घग्गर नदी के किनारे। यहाँ क्या क्या मिले तो अग्नि वेदिकाएं, ऊंट की हड्डियां और लकड़ी का हल मिला। इसके बाद आगे देखिए, लोथल नाम का जगह है, इसका खोज आर राव ने किया 1953 में। यह कहाँ स्थित है तो गुजरात में कैम्बे की कड़ी के नजदीक भोगवा नदी के किनारे जो है स्थित है। मानव निर्मित बंदरगाह, गोदीवाड़ा, चावल की भूसी, अग्नि वेदिकाएं और शतरंज का खेल, यह सब यहाँ पर पाया गया। आगे देखिए, यहाँ पर सुरकोतदा नाम का जगह है, इसकी खोज जेपी जोशी ने 1964 में की। यह गुजरात में है और घोड़े की हड्डियां और मनके यहाँ पर अवशेष जो हैं यह प्राप्त हुए थे। अगला बनावली नाम का जगह है, आर एस विष्ट ने 1974 में किया, हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। यहाँ पर मनके, जौ, हड़प्पा पूर्व और हड़प्पा संस्कृतियों के साक्ष्य जो है यहाँ पर मिले थे। फिर धौलावीरा करके जगह है, आर एस विष्णु 1985 में गुजरात में जो कच्छ के रण में स्थित है। यहाँ पर जल निकासी प्रबंधन और जल कुंड जो है खोजा गया था। अब आगे देखिए, यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता के चरण, जो सिंधु घाटी सभ्यता के जो चरण है वह कौन कौन से चरण है तो मुख्य यहाँ पर 3 चरण है। सबसे पहला प्रारंभिक हड़प्पा सभ्यता 3300 ईसा पूर्व से लेकर 2600 ईसा पूर्व तक का। इसके बाद परिपक्व हड़प्पा सभ्यता 2600 ईसा पूर्व से लेकर 1900 ईसा पूर्व तक। इसके बाद उत्तर हड़प्पा सभ्यता 1900 ईसा पूर्व से लेकर 1300 ईसा पूर्व तक। आगे देखते हैं कि प्रारंभिक हड़प्पा चरण जो है हाकरा चरण से संबंधित है, जिसे घग्गर हाकरा नदी घाटी से जो है चिन्हित किया गया है। देखिए, आपसे सवाल पूछा जा सकता है यहाँ पर कि जो प्रारंभिक हड़प्पा चरण जो है वह किससे संबंधित है, हाकरा चरण से या फिर अलग अलग करके ऑप्शन दे दिए जाएंगे। इसके बाद जिसे घग्गर हाकरा नदी घाटी से चिन्हित किया गया है, इस तरह के सवाल आपसे यहाँ पर पूछे जाएंगे। फिर आपसे पूछा जा सकता है कि हड़प्पाई लिपि का प्रथम उदाहरण लगभग किस ईसा पूर्व के समय मिलता है, तो यह जो किस ईसा पूर्व के समय मिलता है तो यह जो है आपका 3000 ईसा पूर्व के समय जो है प्रथम उदाहरण हड़प्पाई लिपि का मिलता है। अब आगे बढ़ते हैं कि इस चरण की विशेषताएं एक केंद्रीय इकाई का होना तथा बढ़ते हुए नगरीय जो है गुण थे। इस चरण की विशेषताएं एक केंद्रीय इकाई का होना तथा बढ़ते हुए नगरीय गुण थे। इसी के साथ व्यापार क्षेत्र विकसित हो चुका था और खेती के साक्ष्य भी मिले हैं। उस समय मटर, तिल, खजूर, रुई आदि की जो है खेती होती थी हड़प्पा के समय में। इसके बाद आगे देखते हैं कि कोट दीजी नामक स्थान परिपक्व हड़प्पा सभ्यता के चरण को प्रदर्शित करता है। इसके साथ में 2600 ईसा पूर्व तक सिंधु घाटी सभ्यता अपनी परिपक्व अवस्था में जो है प्रवेश कर चुकी थी। कब तक की थी तो 2600 ईसा पूर्व तक जो है सिंधु घाटी सभ्यता अपनी परिपक्व अवस्था में जो है वह प्रवेश कर चुकी थी। अब आगे देखिए, परिपक्व हड़प्पा सभ्यता के आने तक प्रारंभिक हड़प्पा सभ्यता बड़े बड़े नगरीय केंद्रों में परिवर्तित हो चुकी थी, जैसे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो वर्तमान पाकिस्तान में तथा लोथल जो कि वर्तमान में भारत के गुजरात राज्य में है, यह स्थित है। आपसे पूछा जा सकता है कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जो है वर्तमान में कहां पर स्थित है, तो वर्तमान में यह पाकिस्तान में स्थित है और लोथल है जो कि भारत के गुजरात राज्य में यह आपका स्थित है। अब आगे देखते हैं यहाँ पर हम कि सिंधु घाटी सभ्यता के क्रमिक पतन का आरंभ कब से हुआ, तो 1800 ईसा पूर्व से माना जाता है, जो कि 1700 ईसा पूर्व तक आते आते हड़प्पा सभ्यता के कई शहर जो हैं वह समाप्त हो चुके थे। अब आगे बढ़ते हैं कि परंतु जो है प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता के बाद की संस्कृतियों में भी इसके तत्व जो है देखे जा सकते हैं। इसी के साथ आगे देखिए, कुछ पुरातात्विक आंकड़ों के अनुसार उत्तर हड़प्पा काल का अंतिम समय 1000 ईसा पूर्व
900 ईसा पूर्व तक जो है बताया गया है। अब आगे पढ़ते हैं कि नगरीय योजना और विन्यास के बारे में। तो हड़प्पा सभ्यता अपनी नगरीय योजना प्रणाली के लिए जानी जाती है। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के नगरों में अपने अपने दुर्ग थे जो नगर से कुछ ऊंचाई पर स्थित होते थे, जिसमें अनुमानतः उच्च वर्ग के लोग जो है निवास करते थे। इसी के साथ दुर्ग से नीचे सामान्यतः ईंटों से निर्मित नगर होते थे, जिसमें सामान्य लोग जो है निवास करते थे। अब आगे देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता की एक ध्यान देने योग्य बात यह भी है कि इस सभ्यता में ग्रिड प्रणाली मौजूद थी, जिसके अंतर्गत सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। यहाँ पर देखिए समझने वाली बात है कि जो हड़प्पा सभ्यता में एक ध्यान देने योग्य जो बात है, इस सभ्यता में ग्रिड प्रणाली मौजूद थी। जी हाँ, ग्रिड प्रणाली मौजूद थी, जिसके अंतर्गत सड़क जो थी वो एक दूसरे को जो है समकोण पर काटती थी, एक दूसरा को जो है ना वह समकोण पर यहाँ पर काटती थी। अब आगे देखिए कि अन्न के भंडारों का निर्माण जो है हड़प्पा सभ्यता के नगरों का की जो है प्रमुख विशेषता थी। जो अन्न भंडार का निर्माण था वह हड़प्पा सभ्यता के नगरों की प्रमुख विशेषता थी। अब आगे देखिए यहाँ पर कि जली हुई ईंटों का प्रयोग हड़प्पा सभ्यता की एक प्रमुख विशेषता थी, क्योंकि समकालीन मिस्र में मकानों के निर्माण के लिए शुष्क ईंटों का प्रयोग जो है होता था। जो जली हुई ईंटों का जो प्रयोग है वह हड़प्पा सभ्यता की एक प्रमुख विशेषता थी, क्योंकि समकालीन मिस्र में मकानों के निर्माण के लिए शुष्क ईंटों का प्रयोग जो है वह होता था। अब आगे देखिए यहाँ पर कि हड़प्पा सभ्यता में जल निकासी प्रणाली जो है वह बहुत ज्यादा प्रभावी थी। इसी के साथ में हर छोटे और बड़े घर के अंदर स्वयं का स्नानाघर और आंगन होता था। मतलब जितने भी वहां पे छोटे और बड़े घर हुआ करते थे हड़प्पा सभ्यता में, उसके अंदर में स्वयं का स्नानाघर था और आंगन हुआ करता था। और हड़प्पा सभ्यता में जो जल निकासी जो हमारे यहाँ अभी के समय में जो ड्रेनेज सिस्टम कहिए चाहे फिर, तो अभी का जो सही, लेकिन उस समय का जो ड्रेनेज सिस्टम था वो बहुत ही अच्छा था। हड़प्पा सभ्यता में जल निकासी प्रणाली जो थी वह बहुत ही प्रभावी थी। इसी के साथ कालीबंगा में बहुत से घरों में जो है कुएं नहीं पाए जाते थे। कुछ स्थान जैसे कि लोथल और धौलावीरा में संपूर्ण विन्यास मजबूत और नगरीय दीवारों के द्वारा भागों में विभाजित थे। अब आगे हम बात करते हैं कृषि को लेकर, हम पढ़ेंगे यहाँ पर कृषि किस तरह से होता था हड़प्पा में। तो देखिए हड़प्पाई गांव जो है मुख्यतः पलावन मैदानों के पास स्थित हैं, जो पर्याप्त मात्रा में अनाज का उत्पादन है वह किया करते थे। इसी के साथ गेहूं, जौ, सरसों, तिल, मसूर आदि का उत्पादन होता था। गुजरात के कुछ स्थानों से बाजरा उत्पादन के भी संकेत जो है मिले हैं, जबकि यहाँ चावल के प्रयोग के संकेत जो है वह तुलनात्मक रूप से बहुत ही दुर्लभ मिलते हैं। आगे पढ़ते हैं कि सिंधु सभ्यता के मनुष्यों ने सर्वप्रथम कपास की खेती जो है वह प्रारंभ की थी। वास्तविक कृषि परंपराओं को पुनः निर्मित करना कठिन होता है, क्योंकि कृषि की प्रधानता का मापन इसके अनाज उत्पादन क्षमता के आधार पर जो है वह किया जाता था। आगे देखिए मोहरों और टेराकोटा की मूर्तियां पर जो है सांड के चित्र मिले हैं, तथा पुरातात्विक खुदाई से बैलों से जुते हुए खेत के जो है साक्ष्य मिले हैं। देखिए हड़प्पा सभ्यता के अधिकतम स्थान जो है अर्ध शुष्क क्षेत्रों में मिले हैं, जहां पर खेती के लिए सिंचाई की आवश्यकता जो है वह होती है। जो हड़प्पा सभ्यता के जो अधिकतम स्थान है वहां पर अर्ध शुष्क क्षेत्रों में वह मिले हैं। जो स्थान है वो अर्ध शुष्क क्षेत्रों में मिले हैं, जहां पर खेती के लिए सिंचाई की जो है वह आवश्यकता होती है। तो आगे पढ़ते हैं हम लोग कि नहरों के अवशेष जो हैं हड़प्पाई स्थल शोर्तुगई अफगानिस्तान में पाए गए हैं, लेकिन पंजाब और सिंध में जो है वह नहीं पाए गए हैं। जो नहरों के अवशेष जो हैं हड़प्पाई स्थल
शोर्तुगाई अफगानिस्तान में पाए गए हैं। जिस जो हड़प्पा के स्थल जो थे, जो यहाँ पे नहर का जो अवशेष जो प्राप्त हुआ था वह पाकिस्तान में पाया गया, लेकिन पंजाब और सिंध के प्रांत में वह नहीं पाया गया। अब देखिए, हड़प्पाई लोग कृषि के साथ साथ बड़े पैमाने पर पशुपालन भी किया करते थे। आपसे पूछा जा सकता है सवाल कि जो हड़प्पा के लोग थे वह किस किस चीज पर जो है डिपेंडेंट थे, तो वहां के लोग जो तो कृषि के साथ साथ जो थे वह पशुपालन भी किया करते थे। जी हाँ, पशुपालन भी किया करते थे कृषि के साथ में। आगे पढ़ते हैं कि घोड़े के जो साक्ष्य हैं वह सूक्ष्म रूप में मोहनजोदड़ो और लोथल की एक संशय युक्त टेराकोटा की मूर्ति से मिले हैं। हड़प्पाई संस्कृति जो है किसी भी स्थिति में अश्व केंद्रित नहीं थी। जो घोड़े के जो साक्ष्य वहां पर हैं वह सूक्ष्म रूप से मोहनजोदड़ो और लोथल की एक संशय युक्त टेराकोटा की जो मूर्ति से मिले हैं, लेकिन हड़प्पाई संस्कृति जो है किसी भी स्थिति में अश्व केंद्रित नहीं करती थी। जी हाँ, अब आगे देखिए, यहाँ पर अर्थव्यवस्था किस तरह का था उस समय का बात कर लेते हैं। अर्थव्यवस्था को लेकर तो अनगिनत संख्या में मिले मोहरे, एक समान लिपि, वजन और मापन की विधियों से सिंधु घाटी सभ्यता लोगों के जीवन में व्यापार के महत्व के बारे में पता चलता है। जी हाँ, अनगिनत संख्या में जो वहां पर मोहरे मिली थी, चाहे वह एक समान लिपि, वजन और मापन की विधियों से जो है वहां पर सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों का जो है जीवन से व्यापार के बारे में महत्व जो है पता चलता है कि वहां के लोग व्यापार में रुचि रखते थे। आगे देखिए, हड़प्पाई लोग पत्थर, धातुओं, सीप या शंख का जो है व्यापार किया करते थे। अब धातु मुद्रा का प्रयोग नहीं होता था। व्यापार की वस्तु जो है विनिमय प्रणाली मौजूद थी। व्यापार की जो वस्तु थी वह विनिमय प्रणाली मौजूद थी। आगे देखिए कि अरब सागर के तट पर उनके पास कुशल नौवहन प्रणाली भी जो है वह मौजूद थी। उन्होंने उत्तरी अफगानिस्तान में अपनी व्यापारिक बस्तियां स्थापित की थी, जहां से प्रामाणिक रूप से मध्य एशिया से सुगम व्यापार होता था। जो कि आपका वहां पर उत्तरी अफगानिस्तान में जो है उन्होंने व्यापारिक बस्तियां स्थापित की। जैसे कि कुछ लोग जाते हैं ना, यहाँ पर बहुत सीधा सा हम एग्जाम्पल के रूप में समझते हैं कि कुछ लोग होते हैं कि जो अपना ग्रुप में जाते हैं कि भाई वहां पे कुछ दिन रुकेंगे, फिर वहां से कमाएंगे और फिर वहां से निकल जाएंगे। तो उसी तरह से यहाँ पर क्या था कि हड़प्पा के लोगों ने उत्तरी अफगानिस्तान में अपनी व्यापारिक बस्तियां जो थी स्थापित की, और जहां से प्रामाणिक रूप से मध्य एशिया से सुगम व्यापार जो है होता था। अब आगे देखिए, दजला फरात नदियों की भूमि वाले क्षेत्र से हड़प्पा वासियों के जो है वाणिज्यिक संबंध थे। इसी के साथ आगे पढ़ते हैं कि हड़प्पाई जो है प्राचीन लैपिस लाजुली मार्ग से व्यापार करते थे, जो संभवतः उच्च लोगों की सामाजिक पृष्ठभूमि से जो है संबंधित था। अब आगे हम यहाँ पर शिल्प कला के बारे में जानते हैं। जी हाँ, हड़प्पा लोगों के लिए शिल्प कला किस तरह से मायने रखता था। तो हड़प्पाई कांस्य की जो वस्तुएं हैं वह निर्मित करने की विधि, उसके उपयोग से भली भांति जो है परिचित थे। तांबा जो है राजस्थान की खितड़ी खान से प्राप्त किया जाता था, और टीन जो है अनुमानतः अफगानिस्तान से लाया जाता था। जो तांबा था वह राजस्थान की खितड़ी खान से प्राप्त किया जाता था। आपसे पूछा जा सकता है कि हड़प्पा के काल के समय में जो है, हड़प्पा सभ्यता के समय में तांबा कहाँ से लाया जाता था। तो तांबा जो था वह राजस्थान से लाया जाता था, और राजस्थान की खितड़ी खान से प्राप्त किया जाता था। और टीन कहाँ से लाया जाता था, तो टीन आपका अनुमानतः अफगानिस्तान से लाया जाता था, ऐसा लोग मानते थे। अब आगे पढ़ते हैं
कि बुनाई उद्योग में प्रयोग किए जाने, देखिए कि बुनाई उद्योग में प्रयोग किए जाने वाले जो हैं ठप्पे बहुत सी वस्तुओं पर पाए गए हैं। इसी के साथ बड़ी बड़ी ईंट जो है निर्मित संरचनाओं से राजगिरी जैसे महत्वपूर्ण शिल्प के साथ साथ राजमिस्त्री वर्ग के अस्तित्व का पता चलता है। वहां पर बड़ी बड़ी निर्मित जो थी, वहां से कुछ संरचनाओं से पता चलता है कि राजगिरी जैसे महत्वपूर्ण शिल्प के साथ साथ राजमिस्त्री वर्ग के जो अस्तित्व के बारे में उस समय पता चलता है। अब देखिए आगे की हड़प्पाई नाव बनाने की विधि, मनका बनाने की विधि, मुहरे बनाने की विधि से भली भांति जो है वह परिचित थे। टेराकोटा की मूर्तियों का निर्माण जो है हड़प्पा सभ्यता की महत्वपूर्ण शिल्प विशेषता थी। जो हड़प्पाई नाव बनाने की जो विधि थी, मनके बनाने की विधि थी, मुहरे बनाने की विधि से जो है भली भांति परिचित थे हड़प्पा के लोग। और टेराकोटा की मूर्तियों का निर्माण जो है हड़प्पा सभ्यता की महत्वपूर्ण शिल्प विशेषता थी। अब आगे हम पढ़ते हैं यहाँ पर कि जौहरी वर्ग जो है सोने और चांदी और तथा और भी कीमती पत्थरों के आभूषणों का निर्माण करते थे। जो जौहरी लोग थे वहां पर वह सोना, चांदी और कीमती पत्थरों से आभूषणों का निर्माण जो है वह किया करते थे। इसी के साथ में मिट्टी के बर्तन बनाने की विधि पूर्णतः प्रचलन में थी। हड़प्पा वासियों की स्वयं की विशेष बर्तन बनाने की विधियां थी। हड़प्पाई लोग चमकदार बर्तनों का निर्माण किया करते थे, क्योंकि वहां से बर्तनों के भी कुछ साक्ष्य जो हैं वह मिले हैं। इसी के साथ संस्थाओं को लेकर हम कुछ पढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता से बहुत कम मात्रा में लिखित साक्ष्य मिले हैं, जिन्हें अभी तक पुरातत्वविदों तथा शोधार्थियों द्वारा पढ़ा नहीं जा सका है। ऐसे भी कुछ साक्ष्य मिले हैं, लिखित साक्ष्य, जो कि अभी तक जो पुरातत्वविदों तथा शोधकर्ताओं के द्वारा नहीं पढ़ा जा सका है कि आखिर उन्होंने क्या लिखा है। इसी के साथ एक परिणाम के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता में राज्य और संस्थाओं की प्रकृति समझना जो है काफी कठिनाई का कार्य है। इसी के साथ हड़प्पा स्थलों पर किसी मंदिर के प्रमाण नहीं मिले हैं, अतः हड़प्पा सभ्यता में पुजारियों के प्रभुत्व या विद्यमानता को नकारा जा सकता है। हड़प्पा स्थल में जो है किसी मंदिर का प्रमाण जो है अब तक नहीं मिला था, जिससे कि हड़प्पा सभ्यता में पुजारियों का जो है वह प्रभुत्व या विद्यमानता को नकारा जा सकता है। इसी के साथ हड़प्पा सभ्यता अनुमानतः व्यापारी वर्ग द्वारा जो है वह शासित थी। अगर हम हड़प्पा सभ्यता में शक्तियों के केंद्रण की बात करें तो पुरातत्वीय अभिलेखों के द्वारा कोई भी ठोस जानकारी नहीं मिलती है। इसी के साथ कुछ पुरातत्वविदों की राय में हड़प्पा सभ्यता में कोई शासक वर्ग नहीं था तथा समाज के हर व्यक्ति को समान दर्जा जो है वह प्राप्त था। आगे देखिए कि कुछ पुरातत्वविदों की राय में हड़प्पा सभ्यता में कई शासक वर्ग जो मौजूद थे, जो विभिन्न हड़प्पाई शहरों में शासन किया करते थे। अब धर्म को लेकर कुछ पढ़ लेते हैं कि टेराकोटा की लघु मूर्तियां पर एक महिला का चित्र पाया गया है। इनमें से एक लघु मूर्ति में महिला के गर्भ से उगते हुए पौधे को दर्शाया गया है। यानी कि हड़प्पाई जो है पृथ्वी को उर्वरता की देवी मानते हैं और पृथ्वी की पूजा उसी तरह करते हैं जिस तरह मिस्र के लोग नील नदी की पूजा जो है देवी के रूप में किया करते थे। इसी के साथ पुरुष देवता के रूप में मोहरों पर 3 श्रृंगी चित्र जो हैं पाए गए हैं, जो कि योगी की मुद्रा में बैठे हुए हैं। अब देखिए देवता के एक तरफ हाथी, एक तरफ बाघ, एक तरफ गेंडा तथा उनके सिंहासन के पीछे भैंसा का चित्र जो है बनाया गया है। उनके पैरों के पास 2 हिरणों के चित्र हैं। चित्रित भगवान की मूर्ति को पशुपतिनाथ महादेव की संज्ञा जो है वह दी गई है। इसी के साथ
अनेक पत्थरों पर लिंग तथा स्त्री जनन अंगों के चित्र जो हैं वह पाए गए हैं। इसी के साथ सिंधु घाटी सभ्यता के लोग वृक्षों तथा पशुओं की पूजा जो है किया करते थे। आगे देखिए कि सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे महत्वपूर्ण पशु एक सींग वाला गैंडा था तथा दूसरा महत्वपूर्ण पशु जो था वह कुबड़ वाला सांड था। आपसे यह सवाल पूछा जा सकता है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे महत्वपूर्ण पशु कौन था, तो एक सींग वाला गैंडा था। अगर एग्जाम्पल में अगर आपके पास ऑप्शन में कुछ और न दे तो दूसरा महत्वपूर्ण पशु अगर दे तो कुबड़ वाला सांड का वहां पे ऑप्शन जरूर होगा। इसी के साथ में अत्यधिक मात्रा में ताबीज भी वहां से प्राप्त किए गए हैं। अब हम जानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो है वह पतन जो है किस तरह से हुआ था, उसके कारण क्या थे। तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो पतन था वह लगभग 1800 ईस्वी पूर्व में पतन हो गया था, परंतु उसके पतन का कारण जो है अभी भी विवादित रहा है। एक सिद्धांत का यह कहना है कि इंडो यूरोपियन जनजातियों जैसे आर्यों ने सिंधु घाटी सभ्यता पर आक्रमण कर दिया था और उसे हरा दिया था। इसी के साथ में सिंधु घाटी सभ्यता के बाद की संस्कृतियों में ऐसे कई तत्व पाए गए हैं जिनसे यह सिद्ध होता है कि यह सभ्यता आक्रमण के कारण एकदम विलुप्त जो है वह नहीं हुई थी। इसी के साथ में दूसरी तरफ से बहुत से पुरातत्वविद सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण जो है प्रकृति जन्य मानते हैं। इसी के साथ प्राकृतिक कारण भूगर्भीय और जलवायु संबंधी जो है हो सकते हैं। यह भी कहा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के क्षेत्र में अत्यधिक विवर्तनिक की विक्षोभों की उत्पत्ति हुई, जिसके कारण अत्यधिक मात्रा में भूकंपों की उत्पत्ति हुई है। एक प्राकृतिक कारण वर्षण प्रतिमान को बदलाव भी जो है हो सकता है। एक और अन्य कारण यह भी हो सकता है कि नदियों के द्वारा अपना मार्ग बदलने के कारण जो है खाद्य उत्पादन क्षेत्रों में बाढ़ आ गई हो। इसी के साथ इन प्राकृतिक आपदाओं को सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का मंद से जो है वह गति हुआ, परंतु निश्चित कारण जो है यही माना गया होगा। तो अगर आपको आज का क्लास जो है सिंधु घाटी सभ्यता को लेकर जो हमने पूरा तरह से बहुत अच्छी तरह से डिस्कस किया हो, अगर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको आज का क्लास कैसा लगा। इसी के साथ हम मिलते हैं फिर अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।